हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, कल 18 अगस्त रविवार को उत्तराखंड LT परीक्षा 2024 संपन्न हुई और इस प्रश्न पत्र के बारे में, इस पेपर के बारे में बहुत सारे जो प्रश्न उभर रहे हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ में ही हम ये बताएंगे आपको कि किस तरह से इसे सॉल्व करना था। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, 18 अगस्त रविवार को आप लोगों का UKSSC द्वारा एडवर्टाइज किया गया, विज्ञापित किया गया LT परीक्षा जो संपन्न हुई। अब इस परीक्षा के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और इसका सॉल्व भी आपने लगभग बहुत सारे यूट्यूबर्स के जरिए से या अपने बुक से देख लिए होंगे और ये भी अनुमान लगा लिया होगा कि हमारा कितना सही हुआ है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो मुख्य बातें इस पेपर के बारे में कही जा रही हैं। जो इस पेपर के बारे में कुछ बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। इसके बाद ये पढ़ा हुआ जो भी हमने पढ़ा वो कुछ नहीं आया, पेपर बिल्कुल टफ था। ये सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि क्या पेपर आउट ऑफ सिलेबस था? तो बिल्कुल भी नहीं, पेपर आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं था। इसका मतलब आपने सिलेबस या तो ध्यान से पढ़ा नहीं या आपने ये मान लिया कि ये हाई स्कूल का एग्जाम है जिसमें से कोई भी टीचर आपको 10 क्वेश्चन बताएगा, उसमें से 5 आपका आ जाएंगे, आप कर लोगे। ऐसा नहीं होता। ये प्रतियोगी परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहां जो प्रश्न पत्र होता है, जो पेपर होता है, वो नहीं हो सकता जो आप चाहते होंगे। प्रश्न पत्र वो होगा जो आयोग जो इसको संपादित करा रहा है। और इस समय ध्यान से सुन लीजिए, एक मानसिकता ये जो हाई स्कूल स्तर की है इसे त्याग दीजिए कि इतना कुछ हम पढ़ेंगे और उसमें से ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी अगर आप पेपर को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो फैक्ट्स बेस्ड थे। लगभग जो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन थे, 30 में से मैं बात कर रहा हूं, 20 क्वेश्चन तो फैक्ट बेस्ड थे। तो ये कोई कह ही नहीं सकता कि पेपर पढ़ा हुआ नहीं आया। बिल्कुल पेपर पढ़ा हुआ आया। आउट ऑफ 30 अभी हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस यूनिट से ये सब चीजें आ रही हैं या आपका कहाँ से गलत हुआ है। कुछ भी ऐसा पेपर में नहीं था जो बहुत मुश्किल था, बहुत आसान पेपर था। लेकिन समस्या कहाँ से आई है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि समस्या कहां से आती है। सबसे पहले आपका हम डिस्कस करते हैं कि कैंडिडेट किस तरह के होते हैं। कैंडिडेट्स दो तरह के हैं, खासकर टीचिंग एग्जाम में। PCS, लोअर PCS, आपका समीक्षा अधिकारी, उनमें इस तरह के कैंडिडेट नहीं बैठते जैसे टीचिंग में बैठते हैं। कैसे? टीचिंग में दो तरह के बैठते हैं। एक तो वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रेगुलरली तैयारी कर। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है, नेचुरल सी बात है वो GS भी पढ़ रहा है, नेचुरल सी बात है वो रीजनिंग भी पढ़ रहा है, नेचुरल सी बात है वो उत्तराखंड भी पढ़ रहा है। तो ये नेचुरल सी बात है। अब आप कहेंगे कि ये जब इतनी सारी तैयारी कर रहे हैं, GS की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड PCS की तैयारी कर रहे हैं, लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर तैयारी कर रहे हैं, तो ये यहां क्यों आ रहे हैं? दोस्तों, सीधा मान के चलिए, इतने बीएड कॉलेज हैं और बीएड में एडमिशन इतना इजी है कि हर कोई बीएड कर लेता है। और इसलिए कर लेता है क्योंकि उसे मालूम है कि बीएड करने से मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी
बढ़ जाएगी, एक लेवल पे मैं और एग्जाम दे पाऊंगा। इसीलिए हर कोई बीएड कर लेता है और फिर उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुट जाता है। इसमें चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो जो उत्तराखंड पीसीएस स्तर की तैयारी कर रहा था बच्चा, उसके लिए ये एग्जाम बहुत सरल है, बहुत आसान है। और उसने आउट ऑफ 30 क्वेश्चन जो सीडीपी के हैं, उसमें से एटलीस्ट उसने 25 बना दिए होंगे, और बाकी के 5 भी उसके कंफ्यूजन वाले होंगे। अब दूसरा लेवल पे आते हैं कि दूसरे तरह के प्रतियोगी कौन बैठते हैं, दूसरे तरह के लोग। ये फॉर्म कौन से ऐसे लोग हैं जो ये फॉर्म भरते हैं टीचिंग का, खासकर टीचिंग का बता रहा हूं। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो सिर्फ बीएड कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, और घर बैठे, सामान्यतः ये बीएड कहीं ना कहीं लोग घर बैठे कर लेते हैं, और ना उनमें कोई प्रतियोगी परीक्षा कभी दी होती है, ना वो आपका प्रतियोगी परीक्षा के काबिल होते। वो किसी न किसी तरह से इधर उधर से, मैं अब ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन बीएड करके बैठ जाते हैं, घर में चूल्हा चौका करते हैं, या आपका कोई लड़के जो है वो दुकान खोल लेते हैं। उसके बाद वो इंतजार करते हैं। पहले तो इस चीज का इंतजार होता था कि ईयर वाइज, वर्षवार आपका रिक्तियां आएंगी। पहले एलटी की रिक्तियां भी वर्षवार ही भरी जाती थी, और इसके पहले जब बीएड अलाउ था प्राइमरी एजुकेशन में, तो भी आपका बीएड करके लोग बैठ जाते थे, शादी वादी कर लेते थे, किराने की दुकान खोल लेते थे, या कोई और काम कर लेते थे। बड़ी खराब टिप्पणियां मेरे तरीके से आज जा रही हैं मेरी तरफ से, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है कि दूसरे तरह के प्रतियोगी इस प्रकार के, जिन्होंने बीएड जरूर कर लिया है, लेकिन बीएड करने के बाद वो आपका पढ़ाई में रेगुलर नहीं है, ना तो उनका माइंड कॉम्पिटिटिव है, ना उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है। इस तरह के लोगों को ये पेपर बहुत कठिन लगा होगा, और जैसे ही उनके सामने आया होगा वो घबरा गए होंगे, और जो उनको आता था, हालांकि उतना कठिन इनको नहीं लगना चाहिए था अगर इन्होंने कहीं ना कहीं से प्रॉपर गाइडेंस ली होती, और गाइडेंस को फॉलो किया होता, गाइडेंस को ध्यान से सुना होता, और जो बताया जा रहा है उसको नोट्स बनाए होते उसके, और उसको पढ़ा। अब 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बैठे बैठे अचानक पढ़ने बैठ जाएं और वो सिलेक्शन हो जाए, ये सिर्फ भाग्य के भरोसे, ईश्वरीय अनुकंपा से ही संभव है, मेहनत से ये संभव नहीं। अब तो मैंने ये डिस्कस कर लिया, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात मेरी बुरी लग रही हो, लेकिन दो तरह के, और ये खासकर टीचिंग एग्जाम में ही बैठते हैं, जो शिक्षक भर्ती होती है उसी में ही इस तरह के दो तरह के लोग बैठते हैं। अगर आप बाकी देखोगे पीसीएस में, नायब तहसीलदार, लोअर पीसीएस में, आपका जो है समीक्षा अधिकारी में, यहां इसी तरह के लेवल पे लोग बैठते हैं ये, और वो आपका प्री में ज्यादा शिकायत भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने हमने तैयारी नहीं करी, हमारा सिलेक्शन प्री में ही नहीं हुआ, तो बात खत्म हो जाती। तो एक जो कॉम्पिटिटिव माइंड के लोग हैं वो यहां पर सभी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं और बहुत सारे कंपटीशन देते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो नेचुरल सी बात है उनको यहां पर बेनिफिट मिलता है। जैसे कल एक प्रश्न अगर देखें तो उसमें आया था कि नेशनल पार्क और राज्यों से मैच करना था, सिमलीपाल, पेरियार नेशनल पार्क। क्या था इस प्रश्न में? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला बच्चा इसे कहेगा कि बहुत हलुआ प्रश्न था, भाई मैच कर लो, किसको नहीं मालूम केरला में पेरियार नेशनल पार्क है। लेकिन वो जो आपका कल को उठ के आया है और 3 महीने में सोच रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही टफ लगा हो। रीजनिंग के कुछ प्रश्न बहुत टफ थे और वो टाइम टेकिंग थे, कुछ प्रश्न बहुत आसान थे। जैसे आयु वाले जितने प्रश्न थे उसमें तो जो ऑप्शन है वही बता रहे थे कि हम क्या आंसर, कि हमारा हमें आंसर। लेकिन उसके लिए भाई आपको ऑप्शन में से कोई आंसर उठाने के लिए भी एक कॉम्पिटिटिव माइंड चाहिए। तो यहां समस्या कहां से आती है मैंने बता दी। किन लोगों को ये आउट ऑफ सिलेबस लग रहा होगा?
इन लोगों को, किन लोगों को अगर कोई भी पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, अभी हम एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे और देखेंगे और बताएंगे कि ये कहां से क्वेश्चन आ गया और क्यों आ गया। तो चलते हैं, पहले हम इस पेपर को भी हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं और साथ साथ में मैं बताता जाता हूं कि ये जो पेपर है उसमें फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन कितने, तो लगभग फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन बैठते हैं 20, जो मेरा अपनी कैलकुलेशन है और मैं आपको बताता भी चलता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। और बाकी जो एनालिसिस टाइप क्वेश्चन है या जिनमें आपको जो हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेटरी टाइप ऑफ पेपर थे, रीजनिंग असर्शन वाले, सत्य कथन ये वाले, और इसमें इन प्रश्नों के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज और सराउंडिंग्स की नॉलेज होनी जरूरी है। अब आपका ये सराउंडिंग की नॉलेज कहां से होगी? मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के लोग होते हैं। एक ये जो लोग होते हैं कॉम्पिटिटिव माइंड वाले, ये पहले श्रेणी वाले लोग, ये अखबार भी पढ़ते हैं, यूट्यूब पर करंट अफेयर्स भी देखते हैं। और ये वाले जो लोग होते हैं जो सिर्फ बीएड करके बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि भर्ती आएगी और हम टीचर बनेंगे, सिर्फ टीचर बनना। तो वो लोगों ना तो अखबार पढ़ते हैं, ना करंट अफेयर्स देखते हैं, ना समाचार सुनते हैं टीवी में, और फिर वो उम्मीद करते हैं कि हमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल जाए। देखिए, कोई भी ट्यूटर, कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरह के जो ये वाले लोग हैं इनको सफलता नहीं दिला सकता। बहुत रेयर केस में, अगर भाग्य भरोसे अब किसी भी वर्ग में, हम कहें कि आरक्षित या अनारक्षित, किसी भी वर्ग में अब जो कंपटीशन है वो कम नहीं रहा। इसीलिए आपका हम ये नहीं कह सकते कि आराम से आपको नौकरी मिल जाए। किसी भी स्तर पे आपको नौकरी अपने चारों ओर के सराउंडिंग्स पर, जब आप कहीं जा रहे हो तो आपकी आंखें और दिमाग खुला होना चाहिए। जब आप किसी स्कूल के सामने निकल रहे हो, जब आप कोई ऐप देख रहे हो, तो सब चीजें आपको अपने दिमाग में बैठानी होगी, अपना दिमाग कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, तब कहीं जाके आप कोई एग्जाम पास कर सकते हो। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ये सीरीज है डी मेरी, और डी सीरीज का पहला प्रश्न है, सर जॉन एडम्स कहते थे। सर और जॉन एडम्स क्या कहते थे? तो सर जॉन एडम्स कहते थे, ये एक फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिन्होंने जॉन एडम पर पढ़ा होगा वो इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन यूनिट 1 से है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यानी डायनेमिक साइड है, डायनेमिक साइड है। अब आपका कई बार हम देखते हैं हमारा को प्रश्न नहीं भी आता, प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता, तो हम कर सकते हैं कैसे? अब 4 ऑप्शन है, शिक्षा और दर्शन आपके सिलेबस में था, तो क्या आप खुद भी सोच सकते थे क्या शिक्षा और दर्शन में कोई संबंध नहीं है? भाई सिलेबस में ही लिखा है शिक्षा और दर्शन, तो इसका मतलब शिक्षा और दर्शन में कोई ना कोई संबंध तो होगा। तो सी ऑप्शन हमारा गायब हो गया। फिर शिक्षा दर्शन के अधीन है, शिक्षा दर्शन के अधीन क्यों होगी? शिक्षा दर्शन से इंडिपेंडेंट है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या आपको लगता है कि फिलॉसफी और एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? यानी आप फिलॉसफी हो, इधर फिलॉसफी और इधर एजुकेशन, इधर शिक्षक और वही फिलॉसफर, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो अगर आपको ये हल्का सा भी आइडिया होगा तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, लेकिन ये उन्होंने किया होगा जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव माइंड होंगे। अब अगला है, और या जिन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा। पढ़ने वाले मुश्किल से 1% किसी के नजर पड़ गई हो तो कह नहीं सकते, बाकी ये प्रश्न किसी से सामान्यतः है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो पहला क्वेश्चन मुश्किल से भाग्य भरोसे किसी का ठीक हो गया होगा या किसी ने एनालाइज करके कर लिया होगा, तो हार्डली 10% लोगों का ये सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसी से आप मेरिट का भी अंदाजा बना लें। परामर्श और निर्देशन क्या ये सिलेबस से बाहर है? बिल्कुल भी बाहर नहीं है। परामर्श और निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। परामर्श की अपेक्षा निर्देशन, निर्देशन अगर आपको नहीं आता तो यहां से आप देख सकते। तो गाइडेंस इज ब्रॉडर देन काउंसलिंग। अरे भाई, रोज आप काउंसलिंग में जाते हो, आज प्राइमरी वालों की काउंसलिंग हो रही है, आज यहां मेरी काउंसलिंग है, तो ये शब्द आपने कई जगह सुना होगा, काउंसलिंग। तो अब अखबारों में सुना होगा, टीवी में सुना होगा, रोज आप सुनते होंगे कि आप आज नीट वालों की काउंसलिंग है, आज आईआईटी वालों की काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में क्या होता है?
काउंसलिंग में सिर्फ इतना ही तो होता है कि आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो यहाँ गाइडेंस, अरे गाइडेंस आप रोज सुन रहे हैं कि मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, मेरे को आपका फलाने टीचर ने गाइडेंस दी, या मैं पीएचडी कर रहा हूं मेरे गाइड ये थे उन्होंने गाइडेंस। तो गाइडेंस इज फार बेटर। परामर्श की अपेक्षा निर्देशन एक व्यापारिक प्रक्रिया, व्यापक प्रक्रिया है। तो गाइडेंस इज ब्रॉडर देन काउंसलिंग, बिल्कुल सही कथन है। अगर जरा सा भी आप कहीं नजर रखते तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था। और परामर्श, परामर्श का मतलब क्या है? काउंसलिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ गाइडेंस, बिल्कुल सही बात है। आपका निर्देशन एक, यानी जो गाइडेंस है एक बहुत बड़ा तत्व है, उसका एक पार्ट आपका टेक्निक एक पार्ट आपका क्या हो सकता है? काउंसलिंग हो सकती। काउंसलिंग छोटी है, गाइडेंस बड़ा है, गाइडेंस के अंदर काउंसलिंग हो सकती। तो यहां दोनों कथन सत्य हैं, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। तो यहां आपका मेरे ख्याल से तो सी ऑप्शन आएगा। ऐसे प्रश्नों में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये पूरे के पूरे किन पर निर्भर होते हैं? जो हमारी एग्जाम कराने वाली एजेंसी होती है उस पर निर्भर होता है कि वो किसको सही कर दे, उनके जो एक्सपर्ट होते हैं वो किनको सही कर दे। लेकिन मेरा अपना अनुभव जो इतने वर्षों का है, जो शिक्षण से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और इससे इतना मेरे को अनुभव है, उस आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला कथन इसमें सही हो सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसे दिया गया? भाई किसने आरटीई नहीं पढ़ी होगी और किसने ये प्रश्न को नहीं सुना होगा? दिव्यांगता, जो आदमी चल नहीं सकता, गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चा है, उसे घर पे जाके शिक्षा नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी? शैक्षिक रूप से प्रतिभावान बच्चा तो अपने आप स्कूल में चला जाएगा। क्रिएटिव माइंड अपने आप बच्चे में, वो क्रिएटिव माइंड कोई अलग से थोड़ी होता है कैटेगरी। दूरवर्ती रहने वाले बच्चों को, जो रिमोट एरियाज में है, तो रिमोट एरिया रहा कहां शिक्षा के संदर्भ में? आप जानते हो शिक्षा के अधिकार में तो जो नियर बाई 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। तो कोई भी एरिया रिमोट एरिया शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पहाड़ भी है, मैदान है, रेगिस्तान है, जंगल है, तो वहां पर भी सरकार ने विद इन 1 किलोमीटर प्राथमिक शिक्षा, जो आरटीई के संदर्भ में है, आरटीआई से धोखा कई बार मुंह से निकल जाता है, तो इसे आरटीई ध्यान रखेंगे, राइट टू एजुकेशन। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बताइए इस प्रश्न में क्या था, क्या मुश्किल थी? और आपका ये एक फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन था, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन था, आपके सिलेबस में था। कौन कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस? अब देखते जाएंगे एक एक करके। अगला प्रश्न है, बताइए कितना आसान प्रश्न है कि आपका एक प्रयोगात्मक क्रम किया। सबसे पहले बालक या बालिका अपने जूते के फीते नहीं बांध सकती। आप कोई ये तो आपके घर में कॉमन एक्सपीरियंस, आप जब बच्चे थे क्या आप जूते के फीते बांध लेते थे? नहीं, आपके पिताजी या माताजी ने आपको जूते पहनाना सिखाया तो आप सीख गए। तो इसमें आपने क्या किया? इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें उसने कहा है कि बालक बालिका बहुत आज्ञाकारी है, बहुत अटेंटिव है। यहां से कुछ यूट्यूबर्स इसको सही बता रहे हैं, और आपका चाइल्ड हैज लर्न समथिंग। तो मेरे हिसाब से तो ये डी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। देखिए अगर आपको कहीं लगता है कि 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो सीडीपी में बेस्ट ऑप्शन चुना जाता है। बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि यहां पर आप प्रश्न देखेंगे उसमें अधिगम को वो कर रखा है, यानी एक एक्सपेरिमेंट दिया है, प्रयोगात्मक विधि से सीखना। ये इसमें जो है, आपको कोई बच्चे को फीते बांधने नहीं आ रहे, टीचर ने कहा कि बेटे फीते ऐसे बांधे जाते हैं, उस बच्चे ने सीख लिया, तो ये उसने सीखा है, ना कि वो अटेंटिव है। अटेंटिव होती तो सिर्फ आपकी बात ध्यान से सुनती, यहां पर आपका जो है ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं कि डिपेंड किस पर करता है? उत्तराखंड जो UKSSC है उसी पर निर्भर करता है। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव कहता है चौथे का आंसर डी। और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप घबरा जाओ, आप कर ना पाओ। आप लोगों ने शुरू में ही ये पेपर देख के, जैसे मैंने कहा कि सेकंड कैटेगरी के जो आदमी थे जिन्होंने कभी कोई कंपटीशन नहीं दिया, सिर्फ बीएड करके बैठ गए, वो लोग जो है इस शुरुआती क्वेश्चंस को देख के ही घबरा गए होंगे। बाकी जो पेपर देते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो उन्होंने इस पेपर को बहुत अच्छा किया होगा और उनकी मेरिट काफी अच्छी रहेगी। अगला प्रश्न है समाजवाद। भाई अगर आपने आर्ट्स पढ़ रखी है, यानी
इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, नहीं तो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रखी है, तो आप इस शब्द से अछूते नहीं रह सकते। भारत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगर आपने संविधान में भी पढ़ा होगा तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो भाई आपके दिमाग में ये नहीं आया कि पूछे समाजवाद क्या है? समाजवाद कभी भी पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता। जब आपके पास दो वाद है, आपने सुना होगा, एक समाजवाद होता है यानी एक पूंजीवाद होता है, तो जो एक दूसरे के विरोधी हैं वो एक दूसरे का समर्थन कैसे कर देंगे? हिटलर क्या चर्चिल का समर्थन कर देगा? कांग्रेस क्या भाजपा का समर्थन कर देगी? कभी भी नहीं। यही आपका कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप यहां पर है। समाजवाद पूंजीवाद का समर्थन करता है। गलत, बिल्कुल कथन गलत है। उसने यहां विशेषता पूछी नहीं है, तो ये कभी भी नहीं हो सकती। ये विशेषता कभी भी नहीं हो सकती। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के दुश्मन हैं वो कभी भी एक दूसरे का समर्थन नहीं कर सकते। तो समाजवाद पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता। समाजवाद में प्रतियोगिता महत्वपूर्ण स्थान है। आपको ये कॉमन एक्सपीरियंस होना चाहिए कि प्रतियोगिता किस में होती है। अभी आपके हमारे देश में हालांकि घोषित तौर पर समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन जब हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्योर थी तो हमारे यहां एक ही ब्रांड होता था, मारुति, लोग उसी को खरीदते थे। उससे पहले तो एम्बेसडर होता था, लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे, इतनी महंगी और इतना ज्यादा डीजल पीती थी या पेट्रोल पीती थी कि लोग खरीदते ही नहीं थे। फिर आज आई अर्थव्यवस्था हमारी खुल गई, एलपीजी इंट्रोड्यूस हो गया 1991 में, 1991 में एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ और भारत में बहुत सारी कंपनियां आने लगी। आज आप गाड़ियों की, टू व्हीलर्स की, फोर व्हीलर्स की इतनी ज्यादा रेंज देखते हो कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी गाड़ी खरीदें। आप फ्रिज देख रहे हो, एक जमाने में 4,000 रुपए का फ्रिज आया था और हमारे पिताजी की सैलरी भी 4,000 रुपए थी, यानी एक सैलरी में एक फ्रिज आया था। आज आप एलटी में अगर सेलेक्ट हो जाते हो, ईश्वर करे आप सेलेक्ट हो जाओ, तो आपको 50,000 मिलेगा, तो आपका जो फ्रिज है वो 25,000 का मिल जाएगा। यानी फ्रिज की कीमत उतने की उतनी रही, आपकी कीमत बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है? क्यों फ्रिज या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की 35,000 में आपको जो है एसी मिल जा रहा है? तो जो एक जमाने में लोगों का सपना होता था, आज लगभग एक बड़ी पॉपुलेशन एसी, एक बड़ी ग्रोइंग मार्केट है भारत में, दुनिया अट्रैक्ट हो रही है इस मार्केट के लिए, एसी मार्केट के लिए। तो आपका यहां पर समाजवाद में प्रतियोगिता का स्थान नहीं होता, पूंजीवाद में प्रतियोगिता का स्थान होता है। रिलायंस जियो का सिम आपके पास है, जियो जो है वो पूंजीवादी को समर्थन करने वाली चीज है। वो आपका एयरटेल है, जियो है, तो ये बीएसएनएल है। बीएसएनएल पिछड़ गया, जब सबके पास ये सब कंपनियां नहीं होती थी तो बीएसएनएल सबके पास होता था। टेलीफोन को लगवाने के लिए सांसद महोदय की सिफारिश लगवानी पड़ती थी। आज आपके चारों तरफ जो है घूम रहे हैं, वाईफाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो, गाड़ी ले लो, रोज आपको फोन करते होंगे बैंक वाले भी। तो ये ये क्या है? प्रतियोगिता का वातावरण बिल्ड हो गया है। ये प्रतियोगिता का वातावरण क्यों बिल्ड हो गया है? क्योंकि आज समाजवादी की स्थान पर, हालांकि घोषित रूप से आज भी हम समाजवादी हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था व्यवहारिक रूप से पूंजीवाद की तरफ बढ़ चुकी है। तो पूंजीवाद में प्रतियोगिता का स्थान होता है, समाजवाद में प्रतियोगिता का स्थान नहीं होता। यह भी कथन गलत है। तो बी, सी और डी जिसमें होता आप उसे आंसर बना देते, बस कथन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, लिंग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपका कौन सा कथन असत्य है। यहां पर आपको जेंडर पढ़ना है। लिंग के दो मायने होते हैं, यहां पर हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है उसको इग्नोर करना पड़ता है। जब कहीं भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे, हिंदी में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके पेपर के पीछे लिखा रहता है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन ही मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में इंग्लिश ट्रांसलेशन ही मान्य होगा। तो इसीलिए लिंग का मतलब यहां पढ़ना है आपको जेंडर, और जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ये बिल्कुल सत्य है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ये बिल्कुल सत्य है।
जेंडर एक जैविक संरचना नहीं है भाई, किसी ने इसको ये टिक कर रखा है। लिंग एक जैविक, ये तो कथन सही है। जेंडर एक चर है जो समय और बिल्कुल सही बात है। जेंडर इज वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है। जो हम इस, जैसे आप देखेंगे, हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में महिलाएं वो काम कर लेती हैं, चारे लाने का ये सब, जबकि मैदानी क्षेत्र में पशुओं की देखभाल का काम पुरुष करते हैं, महिलाएं सिर्फ गृह कार्य करती हैं। तो जेंडर जो है वो एक सोशल एस्पेक्ट है, और ये सोशल एस्पेक्ट जो है वो आपका किसी हर समय के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से बदलता रहता है। एक वैदिक पीरियड था जिसमें गार्गी, अपाला, घोषा, ये सारी की सारी थी विदुषी महिलाएं, जिन्होंने बड़े से बड़े ऋषियों को, पुरुषों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। और एक समय यह आया कि आज उनको घूंघट में, एक दौर यह आया मध्यकाल का कि जब विदेशी आक्रमणकारी आने लगे तो उन्हें घर में ही कैद कर दिया गया। तो लिंग जो होता है, जेंडर जो होता है, वो एक सोशल एस्पेक्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये पुरुष है तो ये काम करेगा, महिला है तो ये काम करेगा। ये एक जेंडर, जेंडर की परिभाषा में आता है। और आगे लिख रखा है पाक कला और बॉक्सिंग क्रियाकलापों का लिंग से घनिष्ठ संबंध है। अब यहां पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला एलिमेंट शुरू हो गया। यहां पर इसको भी हम पूरी तरह से सत्य नहीं मान सकते। पाक कला और बॉक्सिंग क्रियाकलापों का लिंग से घनिष्ठ संबंध है, ये जेंडर में कहा भी जा सकता है, क्योंकि जेंडर एक सोशल स्ट्रक्चर है। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। समाज आपको एंटाइटल करता है कि घर का काम किस करना है, रोटी किसको बनानी है, महिला को। खेलना किसको है बाहर, पुरुष को। खेत की रखवाली किसको करनी है, पुरुष की। ढोर डंगर किसको देखने, पुरुष को। महिला को क्या करना है, बच्चे पालने। तो ये सोशल अवधारणा है, सामाजिक अवधारणा है, इसीलिए ये सही भी हो सकता है। और यहां पर अगर आप देखोगे एक दूसरे के उल्टे है ये। लिंग एक सामाजिक संरचना है, लिंग एक जैविक संरचना है। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के दुश्मन है। इसीलिए ये जो है, इनमें से ही आंसर बनना चाहिए। तो मेरा जहां तक अनुमान है, जहां तक मेरे दृष्टि जा रही है, मेरा अपना इंट्यूशन है, तो या मैं अगर पेपर दे रहा होता तो यही लगाता। लिंग एक जैविक संरचना है। लिंग जो होता है, अब ये इसके ऊपर है कि इसे कैसे डिफाइन करते हैं। मैं इसे डिफाइन कर रहा हूं, लिंग जो होता है यानी जेंडर की बात कर रहा हूं मैं, सेक्स की बात नहीं कर रहा, मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा। मेल फीमेल की बात नहीं है। मेल फीमेल जो होता है वो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। कोई मेल है क्योंकि उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम है, कोई सॉरी एक्स वाई क्रोमोसोम है, और कोई फीमेल है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है। तो जेंडर जो होता है वो एक सोशल एस्पेक्ट होता है, सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। इसीलिए मेरे हिसाब से तो ये छठे का आंसर हो जाएगा। मंगा ले। बना लो।
दोबारा से सीखने की प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में जुट जाएं। अगला है CIET। कई लोग इसी में ही कंफ्यूजन हो रहे हैं। CIIT, हालांकि ये इसको हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है ये सिलेबस में नहीं दिखाई दिया, मुझे तो नहीं दिखाई दिया, और ये बाहर मान सकते हैं अब, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। पहला ऑप्शन है महाविद्यालय। अरे भैया, पेपर हमारा LT का है, माध्यमिक शिक्षा का हमारा विषय है, तो महाविद्यालय का कहाँ से आ जाएगा? इसीलिए तो अगर आपने देखा होगा, कोठारी आयोग उन्होंने दिया, मुदलियार आयोग दिया, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग दिया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग दिया, ये कोठारी आयोग ही, तो कहीं भी विश्वविद्यालय आयोग नहीं दिया, राधाकृष्णन आयोग नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भैया? इसीलिए तो नहीं दिया क्योंकि आपका पेपर 10th और लेवल का है, 10th से नीचे नीचे आपको पढ़ाना है, तो नेचुरल सी बात है यहां क्यों वो देगा, जिसमें वो चीज क्यों देगा जिसमें महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का इन्वॉल्वमेंट हो, तो हटा दो इसे। इसके बाद अगला है व्यावसायिक व शिक्षा कौशल के रूप में एक नोडल केंद्र के रूप में काम करना। अब ये एक संस्थान है और यहाँ आपका लिख रखा है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी आपका जो है नेचुरल सी बात है ये वाला तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ आपका टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, ये भी टेक्नोलॉजी, ये भी टेक्नोलॉजी, पूरा दे रखा है, तो C तो आएगा ही आएगा। अब ये कुछ ना कुछ तो काम करेगा भाई, टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, तो उनका टीचर्स का व्यवसायिक कौशल बढ़ाएगा, प्रोफेशनल जो उनकी कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाएगा, और आलोचनात्मक मूल्यांकन करना मुझे इसमें नहीं दे रहा लग रहा, क्योंकि कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर्स इसको कह रहे हैं कि ये वाला सही होगा। भाई कहां से सही होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कोई एक संस्थान है जिसका उद्देश्य किसी ना किसी लेवल के लोगों को ट्रेन करना है, चाहे वो टीचर्स को ट्रेन करना है, चाहे आपका जो है डॉक्टर्स को ट्रेन करना है, तो वो क्या हम सरकार की नीतियों की मूल्यांकन करेगा? ये कैसे लोग संभव है और कैसे लोग इसको बना रहे हैं? बाकी फिर मैं कह रहा हूं कि मेरा ये अपना व्यू है, क्वेश्चंस वही माने जाएंगे सही जो वो देगा, तो यहां पर जो आयोग देगा यहां पर बिल्कुल 100% ये वाला आएगा, और जहां आपका B है तो वहां C है, A वाला तो गलत हो गई होगा, ये गलत हो गया, अब ये भी गलत हो गया, और D आपका वैसे मैंने अब कहा कि गलत नहीं हो सकता, कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता, तो कहां से आपका ये सही हो जाएगा? इसके बाद अगला देखेंगे, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड का त्रिविमीय? भैया गिलफोर्ड ने आपका एक बुद्धि का मॉडल दिया था जिसमें 5x6x6 और ये संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, ये किसने नहीं पढ़ा होगा? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 80% लोगों ने ये कर दिया होगा, वो उन्होंने नहीं किया होगा जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, तो शाब्दिक या नहीं होगा। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 22 राज्य सरकारी भाषाओं में, मैंने फिर कहा जिन लोगों का माइंड कॉम्पिटिटिव होगा, जो इधर उधर देखते रहते होंगे, उन्होंने ये कर लिया होगा। भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, 4 लैंग्वेजेस साउथ की हैं, तमिल, कर्नाटक, कन्नड़, मलयालम, और तुम्हारा तमिल हो गई, मलयालम हो गई केरल की, कन्नड़ हो गई कर्नाटक की, और आपका जो है है कि उस समय ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का पता, आज भी डाइट यही काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल BRC बन गई है, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर हो गया, और संकुल स्तर पर CRC हो गई है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, इसीलिए डाइट का काम थोड़ा हल्का हो गया है। और डाइट आजकल उत्तराखंड की बात करें तो DLED के एग्जाम करा रहा है, इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता है, सेवारत
शिक्षकों के, पूर्व सेवाकालीन शिक्षकों के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराता है। मैंने आपका जो है मैगजीन भी पब्लिश कराता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नई नई टेक्नोलॉजी बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है। तो मुझे तो ये लग रहा है आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, यहाँ भी कुछ लोग फॉलोइंग मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं, तो हमें क्या पता लग रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन का मोड, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है किसी को कुछ अनुदेशन देना, किसी को कुछ बताना। जैसे अभी मैं आपको कहूं कि आप सीधे होकर बैठ जाओ, तो ये सब इंस्ट्रक्शन हो गए। तो यहां पर कोई भी चीज आपको सिखानी होती है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अब यहां पर ज्यादातर मैंने यूट्यूबर्स को देखा है तो अधिगम का तात्कालिक उपयोग को लगा रहे हैं, लेकिन यहां ये नहीं देख पा रहे। मेरे अनुमान से तो जो मेरा अनुभव कहता है कि अनुदेशन के तरीके पर फोकस करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन का तरीका थोड़ी है कि दूसरों को पढ़ाओ, ये तो अधिगम का तात्कालिक उपयोग है, इसमें कोई शक नहीं है। कि दूसरे को पढ़ाना देखे तो उसने और गड़बड़ कर रखी है। आप छोटे बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो तो ये तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छा इसमें बेस्ट एग्जाम्पल मेरे हिसाब से तो दृश्य श्रव्य होता है, ऑडियो विजुअल वो एक महत्वपूर्ण चीज होती है। इससे आप इंस्ट्रक्शन इससे दी जाती है तो जल्दी सीखता है। कभी भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए होंगे, आप अगर किसी शिक्षण संस्था में है या किसी भी और जगह नौकरी कर रहे होंगे तो आपको आजकल वीडियो में दिखाया जाता है और पावर पॉइंट्स की स्लाइड दिखाई जाती है। तो इसीलिए दिखाई जाती है क्योंकि विजुअल, ऑडियो विजुअल बेहतर इंपैक्ट पैदा करता है, इससे जल्दी हम सीख सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन के तरीके के हिसाब से मेरे को ये आंसर सही लग रहा है। बाकी फिर आयोग के ऊपर ही निर्भर है, मैं इसमें कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरे आंसर सारे सही हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि आप सिंपल सी बात सोचें कि अगर आप फिल्म देख रहे हो ऑडियो विजुअल, कितने गाने आपको, हजारों गाने याद होंगे, याद होंगे नहीं होंगे? और वो गाने भी याद होंगे, वो सीन भी याद होंगे जो आप अपनी जिंदगी को भूल गए होंगे, लेकिन आपको कोई 5वीं क्लास में भी अगर कोई आपने पिक्चर देखी होगी तो वो आपको याद हो। तो इस तरह से ये जो ऑडियो विजुअल है वो ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारे दिमाग पे, इसीलिए ये ज्यादा आंसर सही है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ये वाला तो इसमें होना ही नहीं है, इसीलिए आपका ये डी वाला छोड़ दो और ए बी सी आपका। ये तो प्रश्न कर भी रखा है, करा भी रखा है, आपने बहुत जगह देखा भी होगा, इसमें कोई नई बात नहीं। ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ लोग इसे यूट्यूबर 8-4-3 कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा 8-4-3 वो क्यों कर रहे हैं। 8-4-3 तो जनता पार्टी की जब सरकार आई थी 1977 में, तो 1977 में जो ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी कांग्रेस को हराकर, उसने ये बीच में सोचा था कि हम 843 लाएंगे। तो 843 लाने के उनका एक विजन था, लेकिन उससे पहले ही सरकार गिर गई। तो फिर आपका जो 1968 में जो पॉलिसी अपनाई गई थी 10+2+3, उसी को ही फॉलो किया गया। एक नामी शिक्षिका है वो आपका इसको सही कर रही थी। तो अब हो सकता है सही हो, यही उनकी बात सही हो, लेकिन मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो ये किया कि 1968 में ये शिक्षा नीति आई थी
और उसमें यही स्वीकार किया गया था, सरकार ने इसको करने की भी शुरुआत कर दी थी 10+2+3 को। लेकिन इसके बाद आ गई जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि समय बहुत, हमारे देश में कोई भी पॉलिसी आती है उसको लागू करने में बहुत समय लग जाता है। आप जानते हैं 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ और कहीं जाके 2010 में आरटीई आपको दिया गया। तो इस तरह से ये रहता है आगे। तो यहाँ पर 8-4-3 तो मुझे संभावना कम लग रही है, बाकी ईश्वर की मर्जी है, मतलब आयोग की मर्जी। अब आपका यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है और ये भी फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ना करा जाए, और इसमें ए को छोड़कर बाकी 3 ये वाला आंसर इसमें सभी लोग कह रहे हैं। मैंने इसको ध्यान से पढ़ा भी नहीं है, हालांकि ये पढ़ा तो है लेकिन ये पढ़ाया भी है, लेकिन यहाँ पर जो पहली लाइन है वो आपका इससे पहले की स्टेज में आती है, पूर्व संक्रियात्मक में, इसीलिए ये पकड़ना बहुत आसान था। तो अगला पढ़ते हैं आरपीडब्ल्यूडी। ये बहुत बार मैंने जब पढ़ाया भी तो बताया था आरपीडब्ल्यूडी पे फोकस जरूर करो, और ये आरपीडब्ल्यूडी और समावेशी शिक्षा पर 3-4 प्रश्न है और सब आसान है। तो आरपीडब्ल्यूडी में ये आपका बहुत आसान है, जागरूकता विकसित करने के लिए इसका सी आंसर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगला प्रश्न फिर कंफ्यूजन वाला है, ये आपको 2 इसमें एस्पेक्ट्स बनते हैं। एक तो आपका शिक्षा क्या नहीं है, तो शिक्षा आपका मौद्रिक निवेश, कुछ लोग कह रहे हैं कि मौद्रिक निवेश नहीं है। तो अब कुछ देखो, ये मानव विकास, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो है ही है। इसके बाद अप्रत्यक्ष प्रतिफल ये भी है, आज आप इन्वेस्ट करोगे कल मिलेगा। अब आप यहीं पे पकड़ लो कि आज आप इन्वेस्ट करोगे, आज आप पढ़ोगे तो पैसा तो खर्च करोगे ना। अब पैसा आपके ऊपर, चाहे आप खुद करो, आपके पिताजी करें या सरकार करे, जो सबकी पिताजी होती है, पूरे भारत की पिताजी है, तो सरकार करे, तो इस तरह से आप कुछ भी करोगे पैसा तो लगेगा ही। तो जब पैसा लगेगा तो यहां मौद्रिक निवेश भी संभावना बन सकती है, और ये एक दूसरे का उल्टे हैं। आप खुद सोचिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों एक साथ कैसे बैठ सकते हैं। फिर वही बात है कि जब 2 विरोधी होंगे तो एक साथ कैसे बैठ जाएंगे? क्या राहुल गांधी और मनमोहन सिंह एक साथ बैठ जाएंगे, और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ बैठ जाएंगे किसी भी विचारधारा पे? कभी भी नहीं बैठेंगे। तो इसीलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक दूसरे के कंट्रा हैं, यहीं पर आंसर छुपा है मेरे हिसाब से। तो प्रत्यक्ष प्रतिफल नहीं है, आप आज ही कुछ पढ़ो और आज ही आप उससे कुछ ले लो, ये संभव नहीं है। लेकिन यहां पर भी फिर मैं कह रहा हूं कि अगर हम इसे दूसरे तरीके से सोचें तो प्रत्यक्ष प्रतिफल भी है। आज आपने सीख लिया कि कोरोना वायरस से बचना है, और बचने का क्या तरीका है, हैंड वॉश करनी है, सैनिटाइजर, तो आपको तुरंत प्रतिफल मिल गया, आप बच गए। तो इस तरह से यहां ये भी संभव है, ये भी संभव है। अब आंसर जो बैठेगा या तो बी और या ए, इनमें से कोई एक आंसर आएगा, इसको भी पूरी तरह से बता पाना संभव नहीं है। समावेशी शिक्षा बहुत प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, ये तो कोई किसी से भी उम्मीद की जानी चाहिए कि चाहे वो पढ़ा चाहे वो नहीं पढ़ा, ये आप वो कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत आसान है, पेडोगोगी आप पढ़ रहे हो तो भैया आप इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर सकते? ए और बी इसका सही आंसर है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे और घबरा गए, और ये मैं बार बार जब वीडियो पे आपको भी पोस्ट करता था तो यही कहता था घबराना नहीं है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है पेडोगोगी की, वो आपका टफ होती है, तो इसीलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका कई बार इजी होता है। तो दोनों पर फोकस करना चाहिए। आज मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाई आउट ऑफ सिलेबस, अभी तक आपने कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस देख लिया? आज मैं पढ़ाऊंगा, लोग कह रहे हैं ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। कहां से आउट ऑफ सिलेबस है? आपके पास क्या आपने शैक्षिक वातावरण सिलेबस में नहीं है क्या? शैक्षिक वातावरण सिलेबस में है, और शैक्षिक वातावरण ही नहीं, कक्षीय, जो आपका कक्षा का वातावरण कैसे होना चाहिए? या तो आपका अधिकारात्मक होता है या जनतांत्रिक होता है। अगर आपने हमारे ये वीडियो देखे होंगे, जो हमने यूनिट्स कराई थी, उस पर क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें आपको ये दिखा होगा कि कक्षा में कैसा माहौल सबसे अच्छा होता है,
जनतांत्रिक, ये मैंने क्वेश्चन दिया है। और कक्षा में कौन सा माहौल अच्छा नहीं माना जाता है, ये भी क्वेश्चन दिया है। वो है आपका अधिकारात्मक। उसके लिए शब्द जरूर अलग यूज किया था, अधिनायकवादी या इस तरह से। अब यहां पर प्रश्न पे आ जाओ। आज मैं पढ़ाऊंगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका वो कल तक नहीं पढ़ाता था, आज पढ़ाएगा इसीलिए समय बिताने। अरे यार, कहाँ से क्या करके आ रहे हो यार, कौन सी डिग्री लेके आ रहे हो? तो अजीब सी बात है कि आपका इसको कोई लोग सही बता रहे हैं, हैरानी की बात है। ठीक है, अब बहरहाल आपका इसको देखते हैं। अब कई भाई सही हो जाए तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सारा कुछ आयोग के ऊपर निर्भर है। और हो सकता है उनकी बात पहुंच जाए, उनके वीडियो देख के लोग कह दें, आयोग भी कह दे कि समय बिताने की। लेकिन ये एक बहुत नकारात्मक है कि हम शिक्षक के बारे में ये सोचें कि वो उसने कल नहीं पढ़ाया होगा, आज पढ़ाएगा वो। यार अजीब, इसीलिए वो कह रहा है आज मैं पढ़ाऊंगा। बहुत खराब बात है। अब बहरहाल शिक्षक जो बनने जा रहे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं, या जो शिक्षक हैं चाहे वो यूट्यूब पे ही क्यों ना है, तो वो आपका कह रहे हैं ऐसे कि ये वाला हो सकता है क्योंकि शिक्षक आज पढ़ा रहा है, कल नहीं पढ़ाया था। यार अजीब बात है। तो आपका जो है यहाँ पर दो ही में से आंसर आएगा। और मैंने कहा था प्रश्न पत्र कैसे सॉल्व किया जाता है, भाई इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। दोनों एक दूसरे, अगर आपने शैक्षिक वातावरण पढ़ा होगा तो दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। अधिकारात्मक का उल्टा जनतांत्रिक है। तो आपका यहां पर आज मैं पढ़ाऊंगा, यानी आपका जो है बस शांत हो जाओ, अब मैं पढ़ाऊंगा, यानी क्लास में उसने माहौल बना रखा है अथॉरिटिव, यानी अधिकारात्मक। और वो अधिकार से भी कह रहा है आज मैं पढ़ाऊंगा। यानी हो सकता है कल कोई और टीचर पढ़ाया हो और वो आपका अरेंजमेंट में आया हो, ये भी हो सकता है। तो वो कहेगा आज मैं पढ़ाऊंगा, कल वाले सर नहीं पढ़ाएंगे। तो भी वो अधिकारात्मक है। जनतांत्रिक में छात्रों की भागीदारी होती है। अगर वो कहता आज मैं पढ़ाऊंगा, आओ क्या पूछना है आपको मेरे से पूछो, आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, तो वो कक्षा कक्षी वातावरण जो होता है वो जनतांत्रिक होता है। तो यहां पर अधिकारात्मक है। अगला ये सुमेलित करने का है। अगर आपको जरा सा भी पढ़ा होता, और शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। भाई क्या आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है? आप कह रहे आउट ऑफ सिलेबस है, क्या आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कि शिक्षा की प्रकृति कैसे होती है? एक आपका क्या क्या होता है शिक्षा में? शिक्षा में आपका होता है एक चर आश्रित, एक आचर आश्रित, सॉरी, एक चर स्वतंत्र चर होता है, एक आपका होता है आश्रित चर, स्वतंत्र चर शिक्षक होता है। इसके अलावा आपका तीन चीजें तो होती हैं शिक्षा में। एक तो आपका शिक्षक, दूसरा होता है छात्र, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। तो बताओ भैया ये किस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा अगर उसने बीएड कर रखी है? शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, छात्र जो होता है वो आपका होता है आश्रित चर। ये मेरे जो वो हैं उनमें भी आपका जो है दिया गया है, जो आपको यूनिट कराई है, जो आपका जो प्रश्न पत्र कराए हैं, सॉल्व कराए हैं, उनमें आपका ये दे रखा है कि कौन सा हस्तक्षेप चर है, कौन सा स्वतंत्र चर है, कौन सा आश्रित चर है। यूट्यूब पे वीडियो मालूम पड़े हैं, आप फिर दोबारा से चेक कर लेना, और अगर ना हो तो मुझे बताना कि भाई नहीं है। हालांकि मैंने इसके नीचे दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन, तो ये आप बिल्कुल बड़ी आसानी से कर सकते थे। और विद्यालय क्या होता है? विद्यालय शिक्षा का एक अभिकरण होता है। अभिकरण मतलब एजेंसी है। जो शिक्षा है वो आपका किसी न किसी एजेंट यानी माध्यम से दी जाती है, तो वो आपका विद्यालय। तो जरा सा आप इसको जानते होते तो आप बड़े आराम से ये किया जा सकता था, इसमें कुछ भी गलती नहीं थी, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एम्प्टी वेसल का क्वेश्चन, कई लोग इसमें कह रहे हैं कि पुस्तकें भर देना। अरे भैया, कई लोग कह रहे हैं खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करना। तो आश्चर्य हो रहा है कि ये सब लोग आंसर इसको बता रहे हैं। ये इसमें सीधा सीधा आंसर है कौन सा वाला? अगर आपको ध्यान हो, एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें कि प्रश्न पत्र दिए थे, यानी प्रश्न दिया थे बहुत सारे, और उसमें आपको एक प्रश्न दिया था टेबुला रासा का। टेबुला रासा, टेबुला रासा में आपको ये बताया होगा कि बच्चा जो होता है वो एक कोरी पट्टिका होता है, और उस पर कोई भी सूचना आप भर सकते हो।
तो इसका मतलब होता है खाली पेज, खाली पट्टी, खाली स्लेट, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आपका जो है ये कंसेप्ट टेबुला रासा से ही ये प्रश्न प्रभावित है। तो टेबुला रासा से ये प्रश्न प्रभावित है, तो इसमें आप बिल्कुल कर सकते थे। और आपका जो है ये किसने दिया था कंसेप्ट? ये कंसेप्ट दिया था जॉन लॉक ने। अगर आपको हमारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसको आप देखोगे तो ये आप उसको देख लेते तो टेबुला रासा से अंदाजा लगा लेते। अगला है, बताओ ये क्वेश्चन क्या आउट ऑफ सिलेबस है? हर आदमी ने इसको कर लिया होगा। ये विद्यालय स्तर की शिक्षा है। अब आप देख लोगे, अगर आपने हमारा यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा जिसमें टोली शिक्षण, और ये मैं देखिए इसका प्रूफ भी आपको लाया हूं। ये ये देखिए, दल शिक्षण का विकास किया गया। तो आपका किसके द्वारा किया गया? मिशिगन एंड हार्वे द्वारा। उसके अलावा दल शिक्षण, ये तो आया नहीं है प्रश्न, इसे छोड़ो। इसके बाद दल शिक्षण का प्रारंभिक प्रयोग किया गया हार्वर्ड विश्वविद्यालय, और ये बगल में लिख भी रखा है। इसको हमने प्रिंट करा, यानी टाइप करा के इसको, इस प्रश्न को दिया था। इसी तरह से सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का भी आविष्कार किसने किया था? तो कहीं से कहीं तक कोई भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो आउट ऑफ सिलेबस हो, ये गलत बात है। और अगर आपको ये एक ही क्वेश्चन आता सी का, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, और इसीलिए उसने एक ही पे बना दिया है, तो आप कर सकते थे। चौथे का सी का दो, ये। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक अधिगम क्षमता से युक्त विद्यार्थी। अरे भैया, फिर वही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपका कोई एक बच्चा नहीं आपसे, अगर आप कहीं भी आप टीचिंग कर रहे हो, तो अगर कोई भी बच्चा आपसे नहीं समझ पा रहा है तो आप उसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे नहीं बताएंगे, जैसे अब हम बता रहे हैं। बहुत सिंपल प्रश्न था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, प्रशस्त। ये एक ऐप है जिसकी ट्रेनिंग भी स्कूलों में दी गई थी, लेकिन किसी कारण से ये ऐप काम नहीं किया था, इस पर एनरोलमेंट हो नहीं पा रहे थे, इसीलिए इस ट्रेनिंग को रोक दिया गया था उत्तराखंड में। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी, ये ऐप था। हालांकि दिमाग से ये स्लिप हो गया, और ये इसका आंसर यही है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। थोड़ा सा मुझे इस पेपर बनाने वाले से भी शिकायत है, बार बार हर जगह विकलांग लिख रखा है। ये पता नहीं कहाँ से अपडेट खुद ही नहीं है, तो बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हैं भाई? जब विकलांग लोगों को किस किताब में लिखा है कि विकलांग कहा जाता है? अब जब नया शब्द आ गया भारत सरकार द्वारा, दिव्यांग, आप सरकारी पेपर बना रहे हो तो आप उसमें सरकारी नियम कोई फॉलो नहीं कर। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम है, RPWD 2016। बार बार हर जगह एक भावना को ठेस पहुंचाने वाला काम इस पेपर में ये वाला है। गिज्जू भाई भदेखा, बहुत सिंपल प्रश्न था, सब लोगों ने किया। हमारे वीडियो में भी आप गिज्जू भाई वाले में देख सकते हो। शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता है। फिर यह प्रश्न एक मतलब भ्रामक सा कह लो, या आपका ऐसा प्रश्न है जिसमें कि कुछ भी संभव हो सकता है। तो यहाँ पर आपका है शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता। कुछ लोग इसे इंस्टीट्यूशनल चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर कह रहे हैं, तो ये संभावना बन सकती है संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में। लेकिन पहले ये जान लें कि संस्थागत व्यवहार परिवर्तन से उनका आशय क्या होगा, जो इसको सही मान रहे हैं। संस्थागत जो है संस्थागत व्यवहार परिवर्तन, यानी इंस्टीट्यूशनल, इधर देखेंगे चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। अब आपका ये पहले तो यही देखें कि ये होता क्या है, जो ये कह रहे हैं कि ये सही है, तो आपका जो है ये क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन मतलब किसी भी एक व्यक्ति का बदलाव हो जाना, चेंज आ जाना, तो उसे व्यवहार परिवर्तन कहते हैं। जैसे पहले कोरोना काल के दौरान हम वो लगा के चलते थे मास्क, तो हमारा व्यवहार था। अब आपका व्यवहार फिर चेंज हो गया, ठीक है ना? तो आपका जो है
यहाँ पर इसी व्यवहार को कंसीडर करके ये कह रखा है, लेकिन मुझे इसमें शैक्षिक नेतृत्व यानी एजुकेशन लीडरशिप, नीड ऑफ एजुकेशन लीडरशिप की बात कह रहे हैं, तो मुझे इसमें लग रहा है बी, ऑप्शन बी। मेरे हिसाब से तो ये जो भी लीडर होता है, लीडर का काम होता है मैनेज करना, प्रशासन करना नहीं। प्रशासन से मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि सिर्फ उसको देखना है। लेकिन अगर आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल में जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल होते हैं वो आपका लीडर कहलाएंगे वहां पर, और कक्षा कक्ष में लीडर कहलाएगा शिक्षक। तो शिक्षक जो होता है क्लास का प्रबंधन करता है, ये मेरे को नहीं लगता कि सही होगा। तो शिक्षक ने जो शैक्षिक नेतृत्व है वो हर स्तर पर बदलता रहता है, जैसे प्रधानाचार्य के स्तर पे है, फिर आपका स्तर पर है शिक्षक के। तो प्रधानाचार्य के स्तर पर है तो वो आपका ना केवल ऐसी व्यवस्थाएं बनाता है जिसमें शिक्षण सुचारू हो, और आपका जैसे बिजली नहीं है तो भाई इन्वर्टर जनरेटर चला दें, आपका जो है घंटी टाइम से लगे, ये सब स्टाफ को देखना, ये छुट्टी किसको मिले, ये सब मैनेजमेंट के अंदर रहता है। और जो शिक्षक होता है उसका जो लीडरशिप होती है वो क्लास में चलती है, तो क्लास में सिर्फ उसको क्लास मैनेजमेंट करना होता है। तो मेरे को ये लगता है इस संदर्भ में इसका बी आंसर सही है। अब इसमें मैंने ये आपको एक एक मिनट के लिए मैं इसको रोक देता हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ही बताया, ये सब ने कर लिया होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सारे प्रश्न ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये कहीं और से भी आपने पढ़ लिए होंगे, कोई इसमें ऐसा नहीं है। अब दिवा स्वप्न तो हर एक आदमी ने कहीं ना कहीं से पढ़ लिया होगा, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि। इसके अलावा आप देखोगे तो ये है जो ये हार्वर्ड दल शिक्षण, टोली शिक्षण, ये भी आपका इसमें हमने अपने पेपर्स में दे रखा था। इसके अलावा ये एनसीईआरटी का है, तो ये हालांकि ऐसे प्रश्न हैं जो बड़े कॉमन प्रश्न हैं, सभी लोगों ने सब कर लिए होंगे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि आपका जो है ये शैक्षिक संरचना 10+2+3 वाली। और आपका ये प्रश्न तो सबने, ये जेंडर एक जैविक निर्धारण है, देखिए सामाजिक संरचना है या ये है, तो ये प्रश्न है इसमें जैविक निर्धारण नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं, इसका आंसर है सामाजिक संरचना। तो मैंने जब ये टेस्ट कराए थे तो कराया था। ये डाइट पर आपका है, डाइट आपका 3 लेवल पे होती है। तो ये सारे प्रश्न आपको मैंने आज डिस्कस कर लिए और थोड़ी सी कड़वी बातें भी कर दी आपके साथ। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आपको किसी भी, अब सुन लीजिए क्या करना चाहिए आगे से, किसी भी पेपर में आपको सफल होना है। देखिए अगर आप उससे होना चाह रहे हो भाग्य से, तो उसका तो कोई वो नहीं है, भाग्य से तो आप बन ही सकते हो कुछ भी। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत से बनना चाहते हो तो आपको अखबार पढ़नी पड़ेगी, टीवी में समाचार सुनने पड़ेंगे, उत्तराखंड में दूरदर्शन के समाचार सुनिए, अखबार पढ़िए, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, तीनों अखबारों से नोट्स बनाइए, और उसके बाद फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठिए। आगे ये ध्यान रखिए शिक्षक भर्ती आती रहेगी उत्तराखंड में, अभी प्रवक्ता की भर्ती आने वाली है, 800 का अध्याचन आया हुआ है। इसके अलावा फिर भर्ती 692 प्रिंसिपल बन जाएंगे अगले साल तक प्रवक्ता, तो 600 पद फिर खाली हो जाएंगे। तो ये हमेशा चलता रहेगा, लगभग भर्ती हर साल आएगी टीचर की। इसीलिए अब बीती विभावरी, अब जो पुरानी रात हो गई है वो बीत चुकी है, अब आप आगे की सोच सकते हो, अगले पेपर की तैयारी आप कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो हमारा आज का काफी लंबा है, तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।